नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। आइए हम जो शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे जिसमें 555 प्रश्न जो है अपन कर रहे हैं। 5000 नहीं है ना, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। 555 प्रश्न 555 प्रश्न अपन लेकर के चल रहे थे और आज जो है उसकी तीसरी क्लास है दोस्तों। 2 क्लासें अपन पहले अटेंड कर चुके हैं जिसमें आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए प्रश्न मैंने करवाए हैं। आज जो है उसकी तीसरी क्लास रहेगी जो अपन कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपको प्रीमियर रूप में मिल रही है, डेली मिल रही होगी शाम को 5 बजे। और आपको इसकी पीडीएफ जो है कन्हैया एजू सेंटर, जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पेज है, वो ज्वाइन करना है और वहां से जाकर के आपको इसकी आंसर वाली पीडीएफ हासिल कर लेनी है। ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूं ये न केवल प्रश्न है बल्कि आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो है दोस्तों सहयोग करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। नो बकवास और सीधी बात वाली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है, क्योंकि मैं समय बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं कि आपको कम समय में जो है अधिक से अधिक चीज मिले। देखिएगा, आज थोड़ी पीपीटी का कलर भी मैंने चेंज करवाया है क्योंकि बदलाव जरूरी होता है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अपन दूसरी क्लास या मैं कह रहा हूं शुरू से जब आपने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया होगा तब से ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या केंद्रीय भाग जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सीपीयू को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी कठिन गणनाएं होती हैं उन कठिन गणनाओं को करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो कठिन गणना करने का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? स्मृति को अपन अंग्रेजी में ले लेते तो इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? मेमोरी कहेंगे। भाई क्या कह देंगे दोस्तों? मेमोरी कहेंगे। ये कह रहे हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी है जिसको अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। देखिए, 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में पहले से इंक्लूड होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमें बाहर से उसको सपोर्ट के रूप में देनी पड़ती है। तो यहां आपको बता रहा है कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, ऐसी कौन सी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंक्लूड रहती है? रैम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें से देखिएगा, पेन ड्राइव जो है अपन बाहर से लगाते हैं, हार्ड डिस्क जो है बाहर से इंक्लूड होती है, सीडी रोम जो है वो भी बाहर से लगती है। लेकिन यहां पे रैम जो है दोस्तों वो कंप्यूटर में इंक्लूड रहती है, बिना रैम के कंप्यूटर रन भी नहीं करता है। तो इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? अपनी रैम हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पूछ ले कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो अपना उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपके रैम हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्लियर? रैम से तात्पर्य है RAM, रैम से आपका क्या तात्पर्य है? रैम से आपका अर्थ क्या है दोस्तों? रैम को क्या कहा जाता है? रीड एक्सेस मेमोरी कहा जाएगा, रियली एक्सेसिबल मेमोरी कहा जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाएगा, या आपको रैंडम अवेलेबल मेमोरी कहा जाएगा? बताइएगा। इसका उत्तर आप सब लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, है ना? रैम की फुल फॉर्म क्या होगी बताइएगा। हाँ, रैम जो कंप्यूटर के अंदर लगता है उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। बताइएगा। रीड एक्सेस मेमोरी? नहीं दोस्तों, इसको कहा जाता है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई क्या कहा जाता है? RAM का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। 3 वाला उत्तर यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लीजिएगा, अगला आईसीटी का प्रश्न क्या कहता है? URL क्या है? आपने कई बार देखा होगा कंप्यूटर पे आप किसी वेब पेज को ओपन करते हो तो हर बार आपको एक URL दिखता है जो आप शेयर करते हो, उस वक्त लिखा आता है URL नंबर, एक लिंक टाइप का पूरा होता है। ये URL क्या है? आपने कई बार देखा होगा, लेकिन URL है क्या चीज है? क्या एक वेबसाइट का शीर्षक ही? क्या एक वेबसाइट का शीर्षक या वेबसाइट का मेन पेज या वेबसाइट का नाम है? तो दोस्तों नहीं है। क्या ये एक ईमेल का पता अपन कह सकते हैं दोस्तों? नहीं, ये एक ईमेल का पता भी नहीं है। कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य संप्रेषण करने का एक विधि है। क्या कंप्यूटर तथा किसके मध्य? प्रिंटर के मध्य एक आदान प्रदान करने का कोई तरीका है, कोई सिस्टम है, कोई मेथड्स है क्या? नहीं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप www कहते हो,
उस पेज के पते को क्या कहा जाता है? यूआरएल। जो आपके www जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब का जो एड्रेस होता है, जो पेज का जो पता होता है, उस पेज के पते को कहा जाता है यूआरएल। तो वर्ल्ड वाइड वेब के पेज के पते को क्या कहा जाएगा? यूआरएल। यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा, चौथा वाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेट अन्वेषक यहां इंटरनेट एक्सप्लोरर किस प्रकार का है? इंटरनेट अन्वेषक यहां अपन क्या कह सकते हैं इसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक्सप्लोरर जो है वो किस प्रकार का है? ये एक प्रचालक पद्धति है, एक कंपाइलर है, एक ब्राउजर है, या एक आईपी का पता है? तो आप सब लोगों को पता है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है उसको एक ब्राउजर के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है? यह एक प्रकार का ब्राउजर के रूप में काम करता है। ब्राउजर ही इसका क्या होगा? सही आंसर। प्रचालक पद्धति नहीं हो सकती इसका, कंपाइलर तो कभी नहीं हो सकता, और नहीं किसी प्रकार का आईपी एड्रेस है। तो अपन क्या कहेंगे इसको? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके ब्राउजर वाला उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये आईसीटी के वो प्रश्न जो पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये आईसीटी के प्रश्न जो है दोस्तों पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर के अनेक प्रकार आपने पढ़े हैं, बताओ इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सही है, ये तो प्रकार है। मिनी कंप्यूटर भी होता है, पॉली कंप्यूटर अपन ने कभी नहीं सुना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पॉली कंप्यूटर। पॉली कंप्यूटर कंप्यूटर का कोई भी भाग नहीं कहलाता। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पॉली कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का कोई भी भाग नहीं है। कंप्यूटर जो है एक प्रकार नहीं है, तो कोई भी कंप्यूटर प्रकार या भाग नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके पॉली कंप्यूटर। और आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है आपको यह बतानी है दोस्तों। आपको पता है तो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए कि मेमोरी की क्षमता है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है, मेगाबाइट होती है, बीट होती है, बाइट होती है ना, गीगाबाइट होती है, अलग अलग होती है। तो किससे कितनी क्या बनती है, बिल्कुल आपको सही पहचानना है दोस्तों। ये अब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मेमोरी के जो प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकारों को अपन, एक केबी के अंदर जो है दोस्तों कितनी चीजें होती हैं, या एक एमबी के अंदर जो है वो कितना होता है, एक जीबी के अंदर कितना होता है, ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 आपके सामने की 1 केबी बराबर 1022 बाइट्स। क्या 1 केबी बराबर 1022 बाइट्स होता है दोस्तों? क्या यह आंसर सही हो सकता है? दूसरा दे रखा है 1 एमबी बराबर 1024 केबी। तीसरा क्या दे रखा है दोस्तों? तीसरा दे रखा है 1 जीबी बराबर 1022 एमबी। और चौथा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है दोस्तों, कि 1 टीबी बराबर 1026 जीबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको पहले ध्यान रखना है, पहला क्या दे रखा है आपको? 1 केबी। तो दोस्तों यहां पे आपको केबी का मतलब क्या हो गया? 1 केबी का मतलब क्या हो गया? 1 केबी के अंदर बता रखा है इन्होंने 1022 वाट्स, जबकि आपको पता है कि बाइट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1024 होने चाहिए, तब तो ये उत्तर क्या होता आपका? सही होता। क्योंकि 1 केबी के अंतर्गत 1 केबी जो है दोस्तों, 1 किलोबाइट जिसको अपन केबी कहते हैं, उसके अंदर जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 1024 बाइट्स होने के बाद अपन इसको 1 केबी कहेंगे। तो ये तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पे गलत हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों 1 एमबी की। एमबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट। और यहां पे दे रखा है आपके 1024 केबी यानी कि किलोबाइट। बिल्कुल यहां पे आप 1 एमबी के बराबर क्या दे रखा है आपके? यहां पे दे रखा है 1024 किलोबाइट बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? 1 केबी। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 1 केबी के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि 1 केबी के लिए जो आपको कितने बाइट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों? इनकी आवश्यकता होती है। ये उत्तर भी आपका सही नहीं होगा। तीसरा दे रखा है 1 जीबी बराबर 1022 एमबी। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1022 एमबी मिलकर के 1022 एमबी मिलकर के जो है दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? आपके 1022 एमबी मिलकर के 1 जीबी का निर्माण करते हैं। और दूसरा दे रखा है 1 टीबी बराबर 1026। ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके 3 आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 जीबी बराबर आपको पूछ लिया जाए कि 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना कि 1024 जो है वो क्या होते हैं आपके? इसमें भी 1022 कैसे दे रखे? 1024 मेगाबाइट होना चाहिए, इसमें भी 1024 होना चाहिए भाई। 1 एमबी बराबर 1 जीबी के अंदर 1024 होना चाहिए। 1022 कैसे दे रखा है? रुकिएगा, इस प्रश्न को वापस पूरा का पूरा डाटा लिखते हैं अपन। पूरा का पूरा डाटा जो है
मैं आपको यहां पे ना पूरा डाटा जो है इसका शो करता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अपन एक बार डाटा पूरा देख लेते हैं। यहां पे डाटा अगर अपन देखेंगे तो देखिएगा, यहां मैंने लिख दिया कि एक बीट यानी कि एक बाइनरी डिजिट 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है आपका 1 KB। 1024 KB के बराबर क्या होगा आपका 1 MB। 1024 MB के बराबर क्या होगा आपका 1 GB। और 1024 GB के बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 TB। ये आपका डाटा है। अब यहां पे प्रश्न पर वापस आते हैं, अपन कंफ्यूज हो गए थे। तो 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। अब यहां पे देखिएगा 1 KB के लिए आपको 1000 नहीं बल्कि कितने की आवश्यकता होती है 1024 बाइट्स की। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 1 MB बराबर 1024 KB। तो यहां पे देखिए 1 MB बराबर कितना आ रहा है 1024 KB। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखिए 1 GB बराबर 1022 MB नहीं, इसके लिए भी कितनी चाहिए आपको 1024 चाहिएगी। 1 TB बराबर 1026 GB नहीं चाहिए, 1000 कितनी चाहिए आपको 24। ये क्रम ऐसे बढ़ता रहेगा। आपको सिंपल तरीका याद रखना है, KB से MB आएगा, MB से GB आएगा, GB से क्या आएगा TB, और प्रत्येक में 1024 चाहिए है ना। 1024 बढ़ते ही MB जो है आपके GB में बदल जाएगा, 1024 बढ़ते ही आपके GB जो है वो किस में बदल जाएगा TB में बदल जाएगा। तो यहां आपका उत्तर जो सही निकल रहा है दोस्तों वो कौन सा निकल करके आ रहा है आपके दूसरा नंबर वाला जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों यहां पे सही होगा। हाँ, पहले अपन ने तीसरे वाले पे 1022 नहीं है दोस्तों 1024। क्लियर, चलिएगा। कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है दोस्तों। दो प्रकार के उपागम होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक कठोर होते हैं एक मृदुल होते हैं। मृदुल का मतलब एक तरह के सॉफ्टवेयर, अपन क्या कह सकते हैं एक प्रकार से सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर जो होते हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं कठोर कह सकते हैं। तो मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है। अब देखिए स्लाइड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई, तो मृदुल कहलाएगा। फिल्म पट्टियां भी क्या है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, मतलब आंतरिक भाग है ना, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे जो है जिसको अपन छू नहीं सकते, एक सॉफ्टवेयर वाला भाग ही हो गया आपके। सिनेमा जो है वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर वाला भाग हो गया। हार्डवेयर मतलब बाहर से नहीं दिखता है, ये मैं आपको दे रहा हूं। मृदुल का मतलब होता है कि जिसको आप आसानी से छू सकते हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओ, या फिर आप उसको किसी भी स्थिति में परिवर्तन करके देख सकते हो। जबकि स्लाइड, फिल्म पट्टियां या सिनेमा, इसके एक पूरे के पूरे रूप की आवश्यकता होती है, पूरे के पूरे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो यहां पे केवल और केवल आपको कठोर जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, आपको मानचित्र दिखेगा। ये सब मृदुल है, चलते फिरते हैं, फ्लेक्सिबल। जबकि कठोर जो है वो कौन सा है आपका मानचित्र है। सहायक सामग्री में भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की सहायक सामग्री आएगी, एक मृदुल आएगी, एक कौन सी आएगी कठोर आएगी, जो चल फिर सकती है, या जिसको आप आसानी से किसी भी जगह पर ले जाया जा सकते हो, जिसको संभालने में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, आप यूं कह सकते हो, या जिसको हाथों से बनाना पड़ता है, वो क्या कहलाता है आपके कठोर। मृदुल क्या होती है, जो किसी संसाधनों के माध्यम से चलती है, वो मृदुल सामग्री। तो यहां पे जो स्लाइड्स, फिल्म पट्टियां, अपन को सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जो आंतरिक रूप को अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहां पे स्लाइड, फिल्म पट्टियां या सिनेमा, ये सारी की सारी क्या है आपके मृदुल है, यानी कि अपन कह सकते हैं प्रक्षेपी सामग्री है। कौन सी सामग्री है, जबकि मानचित्र जो है वो अप्रक्षेपी सामग्री है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, मानचित्र। ऐसी अनुदेशन तकनीकी, अनुदेशन का मतलब शैक्षिक तकनीकी, ऐसी शैक्षिक तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है। यह कह रहा है कि एक ऐसी अनुदेशन तकनीक यानी एक ऐसी शिक्षा की तकनीकी जिसमें एक स्टूडेंट और कंप्यूटर जो यंत्र, संयंत्र का मतलब कंप्यूटर जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है, कि एक ऐसी जगह जिसमें शिक्षार्थी और एक शिक्षार्थी को जो चाहिए वो दोनों सामग्री रहती है दोस्तों। इनके बीच जो प्रयोजनपूर्ण अंतः क्रिया चलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, कंप्यूटर के माध्यम से जब बालक कंप्यूटर में पड़ी हुई कंटेंट से जब बच्चा अध्ययन कर रहा है, तो इस चीजों को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेशन कहा जाता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहा जाता है, कंप्यूटर सहायक निर्देशन कहा जाता है, या कंप्यूटर परामर्श निर्देशन कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की तकनीकी को कहा जाता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो यहां पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। चलिएगा अगला आईसीटी का प्रश्न क्या कहता है, CAI का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर एडवांस अनुदेशन नहीं, कंप्यूटर एडवांस्ड सूचना नहीं, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। बिल्कुल, CAI का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, ना कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त सूचना। पूरा नाम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना है, शिक्षण या शैक्षिक। भाई क्या याद रखोगे, शिक्षण या क्या कह सकते हैं अपन, शैक्षिक। अनुदेशन का एक शाब्दिक अर्थ है, सिंपल तरीका है जिसके माध्यम से अपन उस चीज को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिएगा, यह आ जाता है आपके आईसीटी वाला प्रश्न। राजस्थान सरकार और महिला बाल विकास विभाग ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉपआउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए की है। बताइएगा इसका उत्तर, कि राजस्थान सरकार ने
महिला एवं बाल विकास विभाग का निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है ना, ड्रॉप आउट वाली जो बालिकाएं होती हैं, ड्रॉप आउट वाली जो बालिकाएं होती हैं, उन बालिकाओं को क्या किया है दोस्तों, ड्रॉप आउट वाली जो बालिकाएं होती है उन बालिकाओं के लिए योजना चलाई गई है। शिक्षा हेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर जो है दोस्तों वो सही होगा? इसका उत्तर जो है वो कौन सा होगा दोस्तों? ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के दोनों ने और महिला बाल विकास दोनों ने मिलकर के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट वाली लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए शिक्षित करने के लिए चलाई गई थी। उसका क्या नाम था? उन योजनाओं का नाम है शिक्षा हेतु योजना। इसके अंदर ड्रॉप आउट वाली लड़कियों को करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे। कौशल सामर्थ्य योजना नहीं थी, नहीं इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना। यहाँ पे ये कौशल सामर्थ्य योजना ये आपके पुरस्कारों के अंतर्गत आता है, जिनमें गतिविधि करने पर आपको कुछ प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है। लेकिन शिक्षा हेतु योजना के अंतर्गत केवल ड्रॉप आउट वाली बालिकाओं को, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उनको पढ़ाई पुनः कैसे प्रारंभ की जाए, या जो विद्यालय से चले गए उनको वापस विद्यालय तक कैसे लाया जाए, उनके लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था शिक्षा हेतु योजना। ये कोई पर्सनल योजना नहीं, इसके अंदर उस योजना के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। ये एक बड़ा भाग है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आप सब लोगों को पता है कि पालनहार योजना क्या है दोस्तों। तो अनाथ बच्चों को रिश्तेदार, जब उनके मिलने वाले रिश्तेदार जिनकी आर्थिक आय कम हो और उस बालक को जब पालते हैं तो अलग अलग स्टैंडर्ड पर उनको अलग अलग राशि दी जाती है। जैसे बालक तीसरी कक्षा में आएगा तो कुछ राशि मिलेगी, छठी कक्षा में आएगा तो कुछ राशि मिलेगी, 9वीं कक्षा में है ना, 12वीं कक्षा में, कॉलेज पर, ऐसे अलग अलग खंडों में उसको कुछ राशि जो है प्रदान की जाती है। तो ये कह रहा है कि पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये अनाथ बालकों के लिए चलाई गई है। अनाथ के निकटतम रिश्तेदार या किसी संस्थान के द्वारा उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकता जरूरत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बिल्कुल यही बात, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बालक चाहे कहीं पे भी रह रहा है, अपने रिश्तेदार का यहाँ रह रहा है, किसी अनाथालय में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, उसकी शिक्षा, चिकित्सा या अन्य किसी भी भौतिक विषय वस्तु जो बालक को चाहिए, उसका खर्च वहन जो है सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि वो बालक शिक्षा से नहीं पिछड़े या अपने आप को जो है अनाथ होने का दुख जो है उस बालक को न हो, अपने आप को अनाथ न समझे, इसके लिए योजना चलाई गई थी। शिशु मृत्यु दर कम करना? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन करना नहीं। बी वाला आंसर यहां पे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न, आपको क्या कह रहे हैं? राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए। आप सब लोगों को पता है कि 2021 के अंतर्गत जो योजना चलाई गई थी उड़ान योजना, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी पैड जो है वितरण करना, सैनिटरी पैड से लेकर के ये योजना चलाई गई थी। तो ये कह रहा है गलत चिन्ह जो है उसको चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1, ये योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो कथन सत्य है दोस्तों, इसने असत्य के लिए पूछा है। तो ये कह रहा है तो यहां पे किसी योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए। कौन सी विशेषता जो है आपको यहां पे क्या दिखती है दोस्तों? गलत दिखती है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों? चिन्हित करना है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर दूसरा आता है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता प्रदान करना। बिल्कुल सही है, सैनिटरी पैड देने के पीछे रीजन भी इनका यही था। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक, राज्य स्तर पर 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। यह भी कथन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। यह भी कथन सत्य है। तो गलत कथन क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, सभी क्या हो जाएंगे यहां पे? सत्य। फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न से संबंधित है। आप सब लोगों को पता है कि युवा संबल योजना के अंतर्गत ऐसे बेरोजगार जो शिक्षित हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, तो राजस्थान सरकार द्वारा जो है उनको कुछ राशि जो है बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाने लगी है। तो ये कह रहे हैं कि जो योजना बनाई गई इस युवा संबल योजना, उसके अंदर क्या था दोस्तों? उसके अंदर था आपका बेरोजगारी भत्ता। शिक्षित बेरोजगारों को क्या दिया जाएगा दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारों को यहां पे क्या दिया जाएगा? शिक्षित बेरोजगारों को यहां पे बेरोजगारी भत्ता जो है दोस्तों यहां पे प्रदान किया जाएगा। आपको ध्यान रखना इसके संदर्भ में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर, है ना, पटवरी नहीं है फरवरी, है ना, फरवरी 2019 से प्रभावी कर दिया गया है, जो कि पुरुष पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, नहीं मिलेगा।
पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,500 रुपए प्रतिमाह नहीं, पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, बिल्कुल सही है। पुरुष पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा नहीं, है ना। इसकी युवा संबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की राशि जो है सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी, जब तक वो रोजगार को प्राप्त नहीं कर लेता, या न्यूनतम 3 वर्ष तक। यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित किससे है दोस्तों, आपको यह बताना है। राजश्री योजना का जो प्रारंभ किया गया था महिला सशक्तिकरण को लेकर के, या महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, और इनका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को साक्षरता को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहां आपको बढ़ावा देना। इसके बाद में दे रखा है महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न सुरक्षा प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, या गिरते हुए बाल लिंग अनुपात का क्या करना दोस्तों, सुधार करना। मेन इनका लक्ष्य जो था वो क्या था दोस्तों, आपको यह बताना है दोस्तों। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को साक्षरता को बढ़ावा देना नहीं, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को सुरक्षा प्रदान करना हो सकता है लेकिन नहीं, मेन काम ये महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता को क्या देना दोस्तों, बढ़ावा देना, या गिरते हुए लिंगानुपात के लिए नहीं। राजश्री योजना महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए या महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो है इस योजना का क्या किया गया था दोस्तों, प्रारंभ किया गया था। आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ये बात जो है दोस्तों ध्यान रखनी है ना। महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच है वो सकारात्मक हो जाए। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे, अरे यार क्या कर रहा है बंदा, ये लाइन भी इसने टाइप कर दी। राजस्थान पूछे गए प्रश्न है ये, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, टाइप करवाने के लिए दे रखे, तो जो पूछे गए प्रश्न है वो टाइप करके आते हैं, तो उसने वो लाइन भी टाइप कर दी, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। एसएमसी के संदर्भ में आपको यहां पे कौन सा कथन सही नहीं लग रहा है, आपको यह बताना है। एसएमसी आपने पूरी की पूरी पढ़ रखी दोस्तों, तो बताइएगा। पहला ऑप्शन जो दे रखा है आपके सामने वो क्या दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। ऑप्शन 2, किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक मत कहलाएगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। ऑप्शन डी, विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये चौथा वाला कथन जो है सही नहीं है। सभी बालकों के ऊपर, सभी विकास के ऊपर जो है एसएमसी अपना ध्यान देती है। बाकी ये बात सही है, सबका मत का अधिकार समान है, अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग जो है वो एसएमसी करती है विद्यालय में होने वाली, ये तीनों बातें इसके संदर्भ में सत्य है। इसने असत्य पूछा है, तो अपना असत्य कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथे नंबर वाला कथन यहां पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, तो आप सब लोगों को पता है कि अध्यक्ष जो होगा वो तो कौन होगा दोस्तों, अभिभावक। अध्यक्ष जो बनेगा वो तो कौन बनेगा, यहां पे अभिभावक बनेगा, ये आपको ध्यान है कार्यकारिणी के। लेकिन सचिव जो है वो कार्यकारिणी का जो सचिव बनता है दोस्तों वो कौन बनता है, ये कह रहा है कि एसएमसी कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य सचिव होगा वो कौन होगा, सदस्यों का जो सचिव बनेगा है ना, सदस्य सचिव जो होगा दोस्तों वो कौन होगा, आपसे यह पूछा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैंने जब आपको एसएमसी पढ़ाई थी तो यह बात मैंने बोली थी कि प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होता है, जो भी वहां पे प्रधानाध्यापक होगा वो उसका सचिव बन जाएगा। यदि मान लीजिए कि वहां पे प्रधानाध्यापक का पद खाली है, प्रधानाध्यापक की पोस्ट खाली है, प्रधानाध्यापक नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय का जो वरिष्ठतम अध्यापक होगा उसको सचिव के रूप में क्या कर दिया जाएगा, वहां पे रख दिया जाएगा। तो यहां आपका आंसर जो सही होना है मेरे दोस्तों, कौन सा होना है, प्रधानाध्यापक। लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन आपको यहां पे एसएमसी के बारे में सही नहीं लग रहा है, आपको यह बताना है भाई। ऑप्शन 1, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रबोधन करना, या अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो देखिए, पड़ोस के लोगों एवं बालकों के अधिकारों के विषय की जानकारी देने का काम भी एसएमसी का है, बिल्कुल सही है ये। नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे ठहरे, इनका ध्यान रखना, ये भी एसएमसी का काम होता है दोस्तों। मध्याह्न भोजन के लिए जो योजनाएं बनती है उसकी देखरेख करना, उसका प्रबोधन करने का काम भी एसएमसी है। लेकिन टीचर को ट्रेनिंग देने का काम कभी भी एसएमसी नहीं करती है दोस्तों। ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जैसे एससीईआरटी होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अलग अलग तरीके से जो है आपके ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। यहां पे ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं है, तो ये चौथा वाला जो है नहीं है।
शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? शाला का मतलब है विद्यालय, है ना। प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है दोस्तों? द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को या अमावस्या को? तो सही उत्तर हो जाएगा अमावस्या को। लेकिन यदि किसी कारणवश अमावस्या को अवकाश मिल जाता है तो अमावस्या के दिन जो भी अगला दिन जो भी कार्य का दिन होगा, जिस दिन विद्यालय खोलेगा उस दिन एसएमसी की बैठक रख दी जाएगी। अमावस्या का उत्तर जो है यहां पे सही हो जाए। देखिए कारण क्या है, अमावस्या तय क्यों की गई थी, इसके पीछे क्या रीजन है कि शाला प्रबंधन समिति की बैठक अमावस्या को ही क्यों होगी? इसके पीछे कारण था कि गांव के अंदर जितने भी काश्तकार लोग होते हैं ग्रामीण परिवेश के अंदर, तो अधिकांश लोग क्या होते हैं दोस्तों कि शहर वाले पेरेंट्स तो छुट्टी रख के भी बच्चों के लिए मीटिंग में चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग छुट्टी नहीं। हम खुद गांव में पढ़े तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कितने विद्यालय में आए, नहीं आते। इसके पीछे उन्होंने अमावस रखी, क्योंकि अमावस के दिन जितने भी काश्तकार लोग होते हैं वो किसी कृषि के उपकरणों का प्रयोग नहीं करते, तो सामान्य तो वो अवकाश रखते, जैसे बेलों को नहीं जोतना है या लकड़ी के कार्य नहीं करना है, लोहे के कार्य नहीं करना है, पेड़ वगैरह को नहीं काटना है, फसल वगैरह को नहीं, ऐसे बहुत सारे नियम पालते हैं अमावस्या के दिन। तो इसलिए मैक्सिमम काश्तकार जो है अमावस्या के दिन फ्री रहते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, अमावस्या के दिन को ही फिक्स कर दिया। बाकी कोई खास रीजन नहीं है इसके पीछे। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है सर्व साक्षरता अभियान द्वारा, है ना। आपको पता है चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे जो किया जाता है सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी बालक शिक्षा के लिए योग्य है। इसका जो इसीलिए चाइल्ड ट्रैकिंग का जो सर्वे किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाता है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है भाई। फिर उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, विद्यालय प्रबंधन समिति में जो सदस्य निम्न में से नहीं होता है वह है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ऐसा सदस्य बताना है जो एसएमसी के अंतर्गत नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 अध्ययनरत में प्रत्येक बालक के माता पिता बिल्कुल हो सकते हैं, ये उत्तर नहीं होगा, सही है। गांव का पटवारी नहीं होता भी, है ना। यहां पे वार्ड पंच को लिया जाता है या भले विधानसभा से नियुक्त सदस्य विधान जो पद हो, जो भी आपके विधायक का जो पद है उसमें से कोई व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, लेकिन कोई पटवारी जो है वो कभी एसएमसी का सदस्य नहीं हो सकता है। हाँ, वो पटवारी उसी जगह पे है और उसका बच्चा यदि विद्यालय में पढ़ता है तो बन सकता है, बाकी पद पे रहते हुए पटवारी के पद से एसएमसी का कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय के समस्त अध्यापक हो सकते हैं, निर्वाचित वार्ड पंच भी हो सकता है। तो यहां पर जो आपका उत्तर सही निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा दोस्तों? बी नंबर वाला। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, इनमें से किसी एक को छोड़कर के क्या होते हैं आपके स्कूल प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन की जो समिति बनते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता होते हैं, यह उत्तर नहीं होगा। स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय पदाधिकारी जो बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति हो, बिल्कुल सही है, यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री नहीं होता। शिक्षा मंत्री का एसएमसी के अंदर क्या रोल है? अगर शिक्षा मंत्री एसएमसी का सदस्य बन जाएगा तो फिर क्या होगा? स्थानीय पदाधिकारियों में अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव, वार्ड, पंच या स्कूल की स्थिति में रहते हो, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों? शिक्षा मंत्री जो होता है वो कभी भी आपके एसएमसी का कोई सदस्य या भागीदारी नहीं निभाता है। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, फिर से उसने ये लाइन टाइप कर दी, हो जाती है भाई, गलती हो जाती है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अच्छा ये प्रश्न कैसे डाल दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये दोस्तों, जिसके अंदर आपके मूल्यांकन का जो केंद्र बिंदु होगा, मूल्यांकन के केंद्र का जो नाम रखा है वो नाम रखा है इन्होंने परख। मैंने आपको बताया भी होगा, परख नाम से मूल्यांकन को जाना जाएगा। ये दीक्षा, निखार, दिशा वगैरह कुछ नहीं है, यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? परख हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है दोस्तों प्रैक्टिकल के ऊपर जोर दे रही है कि बालकों को प्रयोगात्मक रूप से पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाए। ये थ्योरिकल और परंपरागत तरीकों को क्या किया जाए? बंद किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि इनके अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? इनके अनुसार अधिगम जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बालकों का अध्ययन होना चाहिए दोस्तों, या अधिगम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? प्रयोगात्मक होना चाहिए। ये कौन बताती है आपके? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसको परख कहा जाता है ना, का उद्देश्य क्या है? आपके जो राष्ट्रीय लेवल पर जो परख लिया जाएगा, जो मूल्यांकन का जो केंद्र रखा है परख, उसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1 दे रखा है आपके यहां पे, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना या यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। सबसे पहले तो इस लास्ट वाले ऑप्शन को काट दो दोस्तों, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन कभी भी आपके यहां पे सही नहीं हो सकता। ये नहीं, यूजीसी के लिए नहीं, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं, सभी कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करवाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा, यह संस्थाएं करवाएगी। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्दिष्ट करना, किस प्रकार से परख लिया जाएगा,
क्या मानक रहेगा, कौन कौन से बच्चे उसमें बैठेंगे, ये सारा दिशा निर्देश जो है आपके राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख तय करेगा। ये इनका मुख्य उद्देश्य है, मूल्यांकन का मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है, यानी इसमें से किस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों का समग्र विकास होगा, बिल्कुल सही है। अनुभवात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा मतलब प्रयोग, प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि प्रयोगात्मक शिक्षा के ऊपर बल दिया था, अनुभव आधारित शिक्षा होगी, बिल्कुल सत्य है ये भी। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बिल्कुल पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की गई है कि शिक्षा की जो पाठ्यक्रम जो होते किताबें होगी वो कम होगी और प्रयोगात्मक सामग्री उनके पास में अधिक होगी। प्रैक्टिकली टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, ये भी सही है। बहुभाषावाद, बिल्कुल एक से अधिक भाषा को जो बालकों को पढ़ना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। चौथा वाला उत्तर आपके यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबकी वकालत करता है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया गया। यह कहता है कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो कॉलेज तक पढ़ते हैं, पहली क्लास से लगा करके कॉलेज तक के दिन में, उनका जो पाठ्यक्रम पहले चल रहा था उसका किसका पुनर्गठन किया गया दोस्तों। तो आप सब लोगों को पता है दोस्तों, 3 + 3 4 5 नहीं थे, 3 + 5 + 3 + 4 भी नहीं था, पहले 5 तो था, 5 + 3 भी था, 3 के बाद में वापस क्या बता रखा है, 4 भी था, लेकिन 4 के बाद में 3, ये भी नहीं दोस्तों। कौन सा पुनर्गठन किया गया है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा आपकी, या उत्तरी, रुक जा भाई रुक जा, ऐसे कैसे गिरा रहा भाई, है ना। 5 + 3 + 3 + 4, ये आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब जो पुनर्गठन किया गया है वो किसका किया गया है भाई, आपके 5 + 3 + 3 + क्या हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। आपको क्या करना है, यहां पे इस चीज का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने कॉलेज जो है वो कितने साल का कर दिया है, वापिस आगे जाकर के 4 साल का कर दिया। यदि आप इंटीग्रेटेड कर दिया है तो यह आपकी किसका पुनर्गठन किया गया है, तो चौथा वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, सही है। मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आपको मैंने पढ़ाई थी तब ये बात मैंने आपको क्या कर रखी, वहां पे बता रखी। ये आपको इसके संदर्भ में क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, पता होना चाहिए। ये थी सिंपल और स्वीट और स्मार्ट क्लास। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज के प्रश्न भी बेहतरीन थे और कंसेप्ट धीरे धीरे आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। 8 बजे आपके साइकोलॉजी की क्लास आएगी, 9 बजे आपके शिक्षण वीडियो की क्लास आएगी, देखना ना भूलें। और पीडीएफ या पीपीटी के लिए टेलीग्राम जो है आप अवश्य ज्वाइन कर ले। शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, थैंक यू सो मच।